बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एवरीवन। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के इस लेक्चर में हम टेबल्स, चार्ट्स और ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टेबल और चार्ट। टेबल या चार्ट जो है, ये एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म्स है जिसमें हम नंबर्स की फॉर्म में जो है डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और हर लाइन जो है एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो कर रही होती है। इसकी एग्जांपल नीचे गिवन है। जैसे हमारे पास एक कॉलम टेस्ट स्कोर का है और दूसरा कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है। इसका मतलब है कि 90 स्कोर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 2। अगर हम सेकंड रो देखें तो 85 स्कोर वाले स्टूडेंट्स 1 हैं। थर्ड लाइन देखें तो 80 स्कोर वाले स्टूडेंट भी 1 है, और अगर फोर्थ लाइन देखें तो 60 स्कोर वाले स्टूडेंट जो है वो 3 है। इस तरह से हर लाइन जो है वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ओके, लेट्स मूव टू लाइन ग्राफ। व्हाट इज लाइन ग्राफ? लाइन ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ को डिफाइन करते हैं। ग्राफ इज द वे टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, बट इट इज द पिक्टोरियल वे। पिक्टोरियल वे का मतलब होता है जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, डॉट्स और कर्व्स, जब भी हम दो एक्सिस के दरमियान में किसी भी इंफॉर्मेशन को लाइंस की फॉर्म में, डॉट्स की फॉर्म में, कर्व्स की फॉर्म में, शेप्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम ग्राफ कहते हैं। जिन दो क्वांटिटीज के दरमियान में ग्राफ को प्लॉट किया जा रहा होता है उसको वेरिएबल्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये नीचे एक एग्जांपल गिवन है जिसमें एक साइड पर डिस्टेंस शो कर रहा है, दो एक्सिस हैं, एक वाई एक्सिस और दूसरा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है और एक्स एक्सिस टाइम की इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है। सो टाइम एंड डिस्टेंस आर वेरिएबल। अब इन दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल ऐसा होता है जिसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। यह एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू दूसरी क्वांटिटी के साथ चेंज पर डिपेंड कर रही होती है, यानी जैसे जैसे हम उसमें चेंज लाते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, इस ग्राफ के मुताबिक डिस्टेंस एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज जब भी हम डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं तो इट वो ऑलवेज टेक सम टाइम। हम ये नहीं कह सकते कि हमने 0 टाइम में डिस्टेंस कवर किया है। सो डिस्टेंस डिपेंड ऑन टाइम। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड ना कर रही हो, जैसा कि टाइम। टाइम जो है ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि टाइम को पास ऑन होने के लिए डिस्टेंस की जरूरत है, बल्कि टाइम किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। ओके, नेक्स्ट इज पाई चार्ट। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ग्राफ। इसके अंदर क्या होता है कि इसको हम सर्कल चार्ट भी कहते हैं, और इसको सर्कल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, और उस सर्कल को डिफरेंट स्लाइसेस में, कोन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, और हर स्लाइस जो है, हर स्लाइस की जो आर्क लेंथ है वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को, स्पेसिफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात की हुई है कि जो मुख्तलिफ टीचर्स को अलॉट हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, साइंस के जो सब्जेक्ट्स अलॉट हुए हैं वो 15 है, मैथमेटिक्स 24 टीचर्स को अलॉट हुए हैं, सोशल स्टडीज 13 को अलॉट हुए हैं, इंग्लिश 15 टीचर्स को अलॉट हुए हैं, और स्पेनिश जो है वो 10 टीचर्स को अलॉट हुए। ओके, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स एमसीक्यूज की फॉर्म में करेंगे जो कि पास्ट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे हैं, ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमने इनके हवाले से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, ये एक टेबल गिवन है, इसमें वीक्स शो किए हुए हैं, और हर वीक में स्टूडेंट्स ने, जो प्लेयर्स ने गेम्स वॉन की हैं, जीती हैं, वो भी दिखाया हुआ है, जो हारी हैं वो दिखाया हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ गेम्स जो वो अब तक खेल चुके हैं वो दिखाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट वीक में देखें तो 5 गेम्स उन्होंने जीती हैं, 3 गेम्स उन्होंने हारी हैं, और 8 गेम्स अब तक वो खेल चुके हैं। इसी तरह सेकंड में 4 गेम्स उन्होंने जीती हैं, 4 हारी हैं, और 16, यानी अगर हम ऊपर वाला 8 भी मिला लें तो टोटल 16 खेल चुके हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एमसीक्यू। अब हम देखते हैं, हाउ मेनी गेम्स डिड द टीम विन ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 वीक्स। तो इसके लिए जो गेम वॉन वाला कॉलम है, इन सब को हम ऐड कर देंगे। 5 4 5 6 4 3 2, इन सब को हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा टोटल 29। इट मीन्स कि स्टूडेंट्स ने या प्लेयर्स ने जो गेम्स जीती हैं वो कितनी है, 29। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ द गेम्स डिड द टीम विन। गेम्स जो हैं कितने परसेंट उन्होंने जीती हैं।
तो इसके लिए हमने क्या करना है, जो जितनी गेम्स उन्होंने जीती हैं उनको हमने टोटल गेम से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो जितनी गेम्स उन्होंने जीती हैं ये अभी हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 29, और जो टोटल गेम्स वो अब तक खेल चुके हैं। इस सारे कॉलम को ऐड नहीं करना क्योंकि इसमें हर रो में पिछली वैल्यू को ऐड करके ही दिखाया हुआ है। तो जो फाइनल वैल्यू है लास्ट में वो 7th वीक तक टोटल गेम्स की वैल्यू है, यानी हमने 29 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 58%। सो इट मीन्स कि उन्होंने जो गेम्स जीती हैं वो कितनी है, 58%। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू चार्ट विच वीक वाज द वर्स्ट फॉर द टीम। वर्स्ट का मतलब है कि वो वीक होगा जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो है हारे होंगे ज्यादा से ज्यादा गेम्स और जीते कम होंगे। तो अगर हम इन सारे वीक्स का कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा जो गेम्स हारे हैं वो 4 हैं और उसी वीक में जो जीतने वाली गेम्स हैं वो कम है, यानी 2। सो 7th वीक इज द वर्स्ट वीक बिकॉज जो लॉस्ट गेम्स हैं उनकी तादाद ज्यादा है और वॉन गेम्स की तादाद कम है एज कंपेयर टू ऑल अदर वीक्स। सो 7th वीक इज द आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द पाई चार्ट एमसीक्यूज। यहां से पाई चार्ट के एमसीक्यूज स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू चार्ट विच रीजन वाज मोस्ट पॉपुलेटेड इन 1964। ये एक पाई चार्ट है, इसमें पूरे सर्कल में पॉपुलेशन की तादाद बताई हुई है डिफरेंट रीजन्स की, और यहाँ पे टोटल यूएस की पॉपुलेशन भी लिखी हुई है, दैट इज 191.3 मिलियन। ये कुछ इंफॉर्मेशन शो कर है। तो अब हमने बताना है 1964 में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जो एरिया था वो कौन सा था। तो इसके इस चार्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो इसमें ईस्ट नॉर्थ सेंट्रल ये वाला जो पोर्शन था इसकी लेंथ भी ज्यादा है अगर आप देखें, और इसकी वैल्यू भी जो लिखी हुई है साथ वो भी ज्यादा है। सो ईस्ट नॉर्थ सेंट्रल वाज द मोस्ट पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा आबादी इसकी थी, दैट वाज 19.7%। ओके, नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन लिव्ड इन द माउंटेन। पूरी पॉपुलेशन का कितना हिस्सा जो है वो सिर्फ माउंटेन्स में रहता है। तो अगर हम इस पूरे इसके अंदर देखें तो माउंटेन्स का ये दिया हुआ है 4%। 4% का मतलब है अकॉर्डिंग टू चार्ट 4% है, और 4% मीन्स इसे हम 4/100 कर सकते हैं और ये बन जाएगा 1/25, यानी 25th पार्ट जो है अगर हम उसे 25 पार्ट्स में चेंज करें तो उसका 1 पार्ट जो है वो माउंटेन्स के अंदर रहता है। What was the approximate population in Pacific region? पैसिफिक रीजन में अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन कितनी थी? तो पैसिफिक रीजन के अंदर अगर हम देखें इस केस के अंदर तो ये 12.5% है जो पॉपुलेशन है, और ये टोटल का हमने बताना है 12.5% ऑफ टोटल, और टोटल कितनी है ये गिवन है 191.3। तो हम इस 191.3 मिलियन का 12.5% निकाल लेंगे। इसको निकालने का तरीका यह है कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 23.9, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 24। सो 24 मिलियन विल बी द आंसर। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल लिव्ड इन द मिडल अटलांटिक रीजन रादर देन इन साउथ अटलांटिक। तो मिडल अटलांटिक में कितने पीपल जो है वो रहते हैं एज कंपेयर टू साउथ पोर्शन। तो मिडल में अगर हम देखें तो 18.8 है, साउथ में अगर हम देखें तो 14.8 है। अगर हम इन दोनों को माइनस कर लें 18.8 माइनस 14.8 तो ये बनता है 4.0, यानी मिडल अटलांटिक में 4.0 मोर है देन द साउथ। मिडल में साउथ की निस्बत 4% ज्यादा है। तो हम अब टोटल पॉपुलेशन का 4% निकाल लेते हैं, 4% ऑफ 191.3 मिलियन। उसी तरह जैसे हमने पिछले एमसीक्यू में किया है 4 मल्टीप्लाई 191.3 और इसे डिवाइड कर देंगे 100 से, तो इसका आंसर आएगा 7.7। सो इसका मतलब है कि मिडिल अटलांटिक में साउथ अटलांटिक की निस्बत 7.7 मिलियन ज्यादा है। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ्स के कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लाइन ग्राफ। ये अगर हम देखें तो ये प्राइस रेशियो स्केल बताया हुआ है, इसमें ईयर्स दिए हुए 1982 से लेके 1990 तक, और ये जो है कंज्यूमर के पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कितने पॉइंट्स उसने गेन किए। व्हाट वर द कंज्यूमर प्राइसेस रिकॉर्डेड एज द एंड ऑफ 1985। 1985 के एंड पर कितनी प्राइसेस जो हैं वो रिकॉर्ड हुई। तो 1985 तक हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। कंज्यूमर की दो लाइंस हैं, एक कंज्यूमर को शो कर रही है, दूसरा होलसेल को। तो ये तकरीबन 110 के सामने लाइन बनती है। सो द आंसर विल बी 110।
ड्यूरिंग विच ईयर डिड द कंज्यूमर प्राइसेस राइज फास्टेस्ट, तो कंज्यूमर के लिए पूछा हुआ है और किसके दरमियान में राइज ज़्यादा हुआ था। तो वैसे अगर आप देखें तो ये लाइन थोड़ा सा हॉरिजेंटल एक्सिस में है, लेकिन अगर हम इस लाइन को देखें तो इस हिस्से के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा राइज कर रही है। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो ये हिस्सा जो बन रहा है तकरीबन, इसको अगर हम देखें तो ये 1988 से 89 तक का टाइम है, यानी इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि 1989 वाला जो ईयर था, क्योंकि 1988 ख़त्म हो चुका था और 1989 वाला जो ईयर था उसमें प्राइस ज़्यादा फास्ट राइज हुई। ओके जी, दिस पॉइंट इज फॉर द 8 ईयर्स, इन 8 ईयर्स में पूछा हुआ है कि एवरेज इंक्रीज इन प्राइस वाज। एवरेज कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि हम टोटल पॉइंट्स को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। कितने ईयर्स की बात की हुई है, ये नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 1982 वाली लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। 1982 पे अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट है 1982, और 1989 तक अगर हम जाएं तो 1989 के लिए अगर हम इस लाइन को कंज्यूमर वाली लाइन तक लेके जाएं तो ये 130 पॉइंट्स बनते हैं। इस तरह से स्ट्रेट हम देख सकते हैं। सो अगर हम टोटल फाइंड करना चाहते हैं तो ये 130 माइनस 105, ये 25 बनेगा, यानी टोटल पॉइंट्स आर 25 एंड नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम 82 to 89 are 8. So 25 over 88, 8 it becomes 3 point something या approximately 3. So हम कह सकते हैं कि इसमें जो एवरेज इंक्रीज था वो 3 पॉइंट्स का था पर ईयर। Okay जी, थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप सो यहाँ तक आपको कवर हो गया होगा। इस लेक्चर में हमने चार्ट्स, टेबल्स और ग्राफ्स के हवाले से सारे बेसिक एमसीक्यूज तकरीबन विद ऑल पॉसिबल वेरिएशन डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और आपको इसकी समझ आई हो तो वो रिक्वेस्ट ही हो कि काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल और आप इसके साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाले लेक्चर्स के हवाले से आपको हमारी फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अल्लाह हाफिज़।